क्लास 9th के सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे वीडियो में बने रहेंगे। देख सकते हैं कि सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न सभी के आंसर के साथ, देखिए मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आपका जो अगले क्वेश्चन है, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़े 10वें नंबर का क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं ये 8वें नंबर का क्वेश्चन हो गया, 9वें नंबर का, सभी के आंसर यहाँ पे लिख के रखे हैं। ये सबसे पहले मैं आपके ऑब्जेक्टिव के आंसर आपको बता देता हूँ। देखिए, सो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, संधि के प्रकार होते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? यदि आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि संधि 3 प्रकार की होती है। यहाँ पे संधि के 3 प्रकार होते हैं, आंसर याद रखेंगे 3 प्रकार की। ये सभी क्वेश्चन जरूर से याद रखना है, इनको बिना पढ़े इन सभी के आंसर मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आपका, कामायनी क्या है? तो कामायनी है एक महाकाव्य है, कामायनी है ना, कामायनी महाकाव्य है, आंसर याद रखेंगे कामायनी महाकाव्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, जो अगला क्वेश्चन है, जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आपके पेपर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे। यहाँ पे मॉडल पेपर के तौर पर लेकर आया हूं मैं, आप सभी क्वेश्चन तैयार करके जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, झूरी के साले का नाम क्या था? झूरी के साले का नाम था गया, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। झूरी के साले का नाम क्या था? गया था। झूरी के साले का नाम गया, आंसर याद रखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए नीचे दिया गया है, निम्न में से कौन सा यहाँ पे जो है समान तुक वाला शब्द नहीं है? समान तुक वाला शब्द नहीं है, इसका एक ऑब्जेक्टिव, एक ऑप्शन जो है नीचे दिया गया है। देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन सा समान तुक वाला शब्द नहीं है? नहाता है, जाता है, पाता है ना। ये तीनों में तो एक ही तुक निकल रही है, लेकिन ये जो दी हुई है द नंबर का ऑप्शन है, पाएगा, इसमें तो तुक चेंज हो गई, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका याद रखेंगे, इस प्रकार से अलग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ना, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। यहाँ पे संधि, आंसर याद रखेंगे, संधि की परिभाषा ही होगी सीधी कि दो वर्णों से होने वाले मेल को यहाँ पे संधि कहते हैं, आंसर याद रखिएगा संधि, है ना। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी क्वेश्चन के जो आपके 6, 7, 8, 9, 10 पूरे का 24 तक आपके सभी के आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, हटी शब्द के लिए अन्य शब्द है। हटी शब्द के लिए क्या अन्य शब्द यूज कर सकते हैं हम? जैसे कहते हैं अड़ियल, हटी, है ना, अटी जो बात मान नहीं रहो, अड़ियल कहते थे ना, हटी, तो अड़ियल आप इसके लिए शब्द यूज कर सकते हैं, अड़ियल। अभी मैं आपको उसमें लिखे हुए आंसर भी इन सभी के बता दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको बताते जा रहा हूं, तो याद करते जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, मृत्तिका शब्द का तत्सम रूप है। मृत्तिका यानी कि माटी, है ना, मृत्तिका इसे संस्कृत में बोलेंगे, इसका तत्सम होता है मिट्टी। इस प्रकार से आप इसके लिख सकते हैं, मिट्टी आपका आंसर हो जाएगा, मिट्टी आंसर याद रखेंगे, मृत्तिका शब्द का तत्सम रूप। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो आपको पता हुई होगा कि जिसने अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया है और सक्सेसफुल लैंडिंग हुई है हमारी, यहाँ पे इसरो, किसने लॉन्च किया है? इसरो ने, है ना। तो वैसे तो मैं ये इंग्लिश में लिख रहा हूँ, लेकिन आपको इसरो कैसे लिखना है, यहाँ पे देख सकते हैं इसरो, आपको ये याद रखना है, इसरो यहाँ पे हमारे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का नाम है इसरो, याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का जन्म, है ना। यहाँ पे डेट की बात करें तो प्रेमचंद का जन्म जो है 1880 में हुआ था, आंसर याद रखेंगे 1880 प्रेमचंद का जन्म हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, बी रस का स्थायी भाव क्या है ना। बी रस का स्थायी भाव क्या है? तो बी रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। मैं सभी रसों के स्थायी भाव के साथ आपको वीडियो बता चुका हूँ, वीडियो में, यानी कि उनकी परिभाषा के साथ जो जो आपका बनता है रस का, वो सभी बता चुका हूँ, जाकर के देख लीजिएगा। यहाँ पे देखें, अगला क्वेश्चन आपका, झूरी काची के बैलों के नाम क्या थे? तो झूरी काची के 2 बैल थे, आपने यदि पाठ पढ़ा है, प्रेमचंद का पाठ है 2 बैलों की कथा, उसमें झूरी काची के बैलों के नाम पूछे गए हैं। तो दोनों बैलों के नाम थे हीरा, एक का नाम था हीरा और एक का नाम था मोती। हीरा और मोती, ये दोनों बैलों के नाम थे। एक में आपको हीरा भरना है, एक में मोती भरना है, आंसर रहेंगे हीरा मोती। इस प्रकार से झूरी के जो बैलों के नाम थे वो रहेंगे कंप्लीट। यहाँ पे देख सकते हैं सही जोड़ी यहाँ पे स्टार्ट होती है, इनके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, तो 2 बैलों की कथा यहाँ पे किसकी कहानी है, किसने यह इसे रचा है? तो मुंशी प्रेमचंद से इसकी सही जोड़ी मिल जाएगी, मुंशी प्रेमचंद। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा दी है, रसात्मकम वाक्यम रसात्मकम काव्यम कह दो या रसात्मकम वाक्यम, बात एक ही है। इसके बाद देखेंगे, रात का तत्सम, रात का तत्सम क्या होता है? रात्रि होता है, याद रखेंगे, रात्रि, रात का तत्सम दिया गया है। लासा की ओर, लासा की ओर किसकी रचना है? राहुल संक्रायतन, है ना। इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु आपका मिल जाएगा इससे। और आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आपके में जो पुस्तक है, आपकी पुस्तक में ये विधा है, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ये अध्याय है, वो कौन सी विधा में? आत्मकथा में लिखा गया है, तो इससे जोड़ी इसकी मिल जाएगी। इस प्रकार से ये सभी कंप्लीट रहेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम को आत्मकथा विधा में लिखा गया, आंसर याद रखेंगे। इसके बाद देख सकते हैं आगे के क्वेश्चन मैं आपको बता दूं,
देखिए यहाँ पे सत्य असत्य स्टार्ट होते हैं आपके सत्य सत्य। सत्य सत्य सबसे पहले देख पा रहे होंगे आप। पहला क्वेश्चन है आपका, उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो शब्द के पहले प्रयुक्त किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शब्द के पहले यानी कि पूर्व जो शब्द आती हैं वो उपसर्ग कहलाती है। आगे जो आ रहे हैं वो उपसर्ग हैं, पीछे जो यूज किए जा रहे हैं वो प्रत्यय हैं। तो याद रखना है, उपसर्ग की परिभाषा याद रखेंगे सीधी। उपसर्ग क्या है? जो शब्द के आगे आते हैं, पहले आते हैं। ये जैसे कोई शब्द लिखा है, जैसे जी भ्रमण लिखा है तो इसके आगे तो आपको ये उपसर्ग याद रखना है ऐसे। मुँह की खाना मुहावरे का अर्थ मुँह से खाना है, बिल्कुल असत्य हो जाएगा, क्योंकि मुँह की खाना मुहावरे का अर्थ होता है हार मान जाना, ऐसे कुछ है ना। तो ये गलत होगा, ये सही होगा। अगला है आपका, हेलन केलर ने 3 बार विश्व का भ्रमण किया। बिल्कुल सत्य है, हेलन केलर ने 3 बार विश्व भ्रमण किया था। हेलन केलर जो थी उन्होंने 3 बार विश्व पूरा घूमा था। याद रखेंगे, आपके पाठ यदि आपने पढ़े हैं तो बन जाएगा आसानी से। विमल शब्द का अर्थ मल रहित तो होता है। सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि विमल इसमें कहिएगा बेमल, यानी कि जहाँ पर मल नहीं है, मल रहित, रहित का मतलब होता है नहीं है ना। तो यहाँ पर रहेगा विमल, तो विमल का अर्थ है, बिल्कुल सही हो जाएगा। महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है, असत्य हो जाएगा, क्योंकि महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए, है ना। तो ये महाकाव्य में एक सर्ग नहीं होता, असत्य रहेगा। 2 बैलों की कथा में गधे का छोटा भाई बैल को कहा गया, बिल्कुल सही बात है। गधे के बाद उसका छोटा भाई बैल को कहा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 बैलों की कथा के अनुसार यहाँ पे सत्य रहेगा। तो ये रहेंगे आपके सत्य सत्य पूरे कंप्लीट, यानी इसी प्रकार से आपको याद कर लेना है। इसके बाद आगे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कवियों के नाम लिखिए। तो छायावाद के जो 4 प्रमुख कवि हैं मैं आपको बता देता हूँ, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा, है ना। ये याद रखेंगे। प्रसाद बोले तो जयशंकर प्रसाद, पंत बोले तो सुमित्रानंदन पंत हो गए, निराला हो गए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और महादेवी वर्मा। ये 4 याद रखेंगे, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है आपका, गिरि शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। गिरि के पर्यायवाची शब्द लिखना है। गिरि यानी कि पर्वत, यानी कि पहाड़, है ना। पर्वत नहीं पहाड़, है ना, अलग होता है पर्वत यानी पहाड़, है ना। मैं आपको बता देता हूँ, पर्वत, गिरि का पर्वत हो जाएगा, और एक अचल हो जाएगा। अचल मतलब जो चल नहीं सकता, पहाड़ कैसे चल सकता है ना। तो ये अचल रहेगा, इसका एक गिरि का एक पहाड़ रहेगा, एक अचल रहेगा, ये 2 आप लिख देंगे, है ना। इसके बाद है, हीरा और मोती की गहरी दोस्ती थी, लिखिए। तो आपने पाठ पढ़ा है तो आप पे आसानी से बन जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ इसका आपको क्या लिखना है। तो हीरा और मोती दोनों साथ में कांजी हाउस में रहते थे, और बहुत ही मतलब घनिष्ठ मित्र थे, क्योंकि वो साथ में रहते थे और कई वर्षों से वो साथ थे। इसलिए हीरा मोती की दोस्ती के बारे में आप थोड़ा पढ़ लेंगे, आप आसानी से बन जाएंगे। और जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है उन सभी के क्वेश्चन के आंसर देने वाला हूँ। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ, है ना। तो ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ईद का चांद यानी कि कभी बहुत दिनों में दिखाई देना। ईद का चांद कब निकलता है? बहुत दिनों में दिखाई देता है ना। तो बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ईद के चांद मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना, है ना। पूरा हिंदी में आप लिख लेंगे, सही से याद कर लेंगे। मनपसंद कविता की 2 पंक्तियां लिखिए। आपको जो भी कविता अपनी पाठ किताब में अच्छी लगती है उसकी 2 कविता लिख सकते हैं, या फिर अन्य कोई कविता देख सकते हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है। यहाँ पे देख रहे हैं, सर आइजैक न्यूटन ने क्या खोज की थी? तो न्यूटन ने जो गति के नियम दिए थे, गति के नियमों की खोज यहाँ पे सर आइजैक न्यूटन ने की थी। आप आंसर याद रखेंगे, गति के नियम, है ना। इसका आंसर याद रखेंगे, गति के नियम। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखिए शुद्ध वर्तनी आपको इन शब्दों की लिखनी है। उज्ज्वल, आशीर्वाद, पर्यायवाची, कंप्यूटर। तो आशीर्वाद तो कई बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे आशीर्वाद कैसे आपको सही लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आशीर्वाद कुछ इस प्रकार से आपका सही रहेगा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ है, लेकिन आपको ऐसे आशीर्वाद सही लिखना है, ये आपका आशीर्वाद सही माना जाएगा। ये आप याद रखेंगे, आशीर्वाद, है ना। इसके बाद देख लेते हैं अगला आपका जो शब्द दिया गया है इसमें, उज्ज्वल। उज्ज्वल सबसे पहले दिया गया है, देखिए उज्ज्वल। तो उज्ज्वल में दोनों जा जो होते हैं वो आधे लिखे जाते हैं, ना कि पूरे, है ना। तो ये उज्ज्वल रहेगा। इसमें ये देखिए सेकंड जा जो है पूरा लिखा गया है, तो वो गलत माना जाएगा। दोनों जा होते हैं वो आधे होते हैं, तो वो उज्ज्वल सही है, याद रखिएगा। इसके बाद देख लेते हैं अगला आपका दिया गया है पर्यायवाची। तो पर्यायवाची क्यों गलत है? क्योंकि जो रा की रेट है जो यहाँ पे आनी चाहिए, सेकेंड यहाँ पे, है ना। इस प्रकार से पर्यायवाची लिखा जाएगा आपका, पर्यायवाची ये रहेगा आपका। तो इसे कंप्लीट कर लेंगे, ये रहेंगे आपके सभी शुद्ध यहाँ पे वाक्य, शुद्ध शब्द, है ना। इसके बाद आपका कंप्यूटर रह गया। तो कंप्यूटर कैसे लिखा है? कंप्यूटर तो वैसे सही लिखा है इसमें, देख सकते हैं आगे, देशज शब्द को परिभाषित कीजिए, है ना। देशज शब्द की परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, देशज शब्द की परिभाषा, है ना। देखिए यहाँ पर दी गई है देशज शब्द, बे शब्द, देखिए
वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता ना हो परंतु वे प्रचलन में हों, बोले जाते हैं हमारे द्वारा, प्रचलन में हैं, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। ये शब्द आम तौर पर क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किया जाते हैं। हम प्रयोग करते हैं ना, लोटा, कटोरा, डोंगा, डिबिया, खिचड़ी आदि, है ना। तो इस प्रकार से आप ऐसे यूज करते हैं। देशज शब्द अपने देसी शब्द कहलाते हैं ये देशज शब्द। अगला क्वेश्चन के बाद आपका दिया गया है पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार से फायदेमंद हैं। तो इसका क्वेश्चन आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना। पेड़ पौधे कैसे, मैं तो आपको उसी वैसे ही बता सकता हूँ, आपको तो पता ही होगा कि पेड़ पौधे हमारे लिए कैसे फायदेमंद हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पेड़ पौधे हमारे लिए, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, छायादार होते हैं, फलदार होते हैं। जैसे जैसे उनसे आपको जो जो मिल रहा है वो सब आपको छाप देना है, बस आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दिए गए शब्दों की कविता बना कर लिखिए। तो आप एक कविता छोटी सी बना सकते हैं। आपको शब्द दिए गए हैं, जैसे एक चिड़िया है, एक चिड़िया चू चू करती है, जंगल में वह रहती है, पेड़ के नीचे रहती है, पहाड़ पर उड़ने जाती है, दाना खाती है, और कमल का फूल, यहाँ पर कमल का फूल तालाब में लगा हुआ है। इस प्रकार से आप पूरा बना सकते हैं। ये आपको शब्द दिए गए हैं, ऐसे आप बना सकते हैं ना। आपको शब्द दिए जाते हैं, बनानी होती है। निम्नलिखित शब्दों की संधि लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर दिया गया है 8वें का, तथा प्लस ऐब क्या हो जाएगा, तथैब। इसका संधि आपकी बन जाएगी इसकी तथैब, है ना। आंसर याद रखेंगे तथैब, ये रहेगा आपका तथैब, ये रहेगा पावक, पौ प्लस अक, पावक, आंसर रहेगा पावक। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है इसी में, देखिए इसका अथवा है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आपको शब्द नीचे दिए गए होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ईमानदार और हानि, ये दोनों के रहेंगे बेईमान और लाभ, है ना। ईमानदार का क्या हो जाएगा, देखिए मैं आपको बता, ईमानदार का जो हो जाएगा, ईमानदार क्या होता है, ईमानदार व्यक्ति का बेईमान व्यक्ति हो जाएगा, बेईमान हो जाएगा, सीधी बात है, बेईमान याद रखना है, ईमानदार का बेईमान होगा। और हानि का क्या होगा, लाभ होगा, है ना, लॉस का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसका याद रखना है। भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। इस प्रकार से इसका आंसर रहेगा। पूरा आंसर आपको नीचे दिया गया है, देख सकते हैं आप, ये रहेगा। देखिए आपको दिखाई नहीं देगा, भक्ति काल को सभी कक्षाओं में 9 से 12 तक हिंदी में ये सभी कक्षाओं में बार बार पूछा ही जाता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा रजिस्टर बड़ा है तो ये बन नहीं रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। देखिए यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, देखिए ये रहेगा आपका पूरा आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल याद कर लेना। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को क्यों कहा जाता है, सभी कक्षाओं में 9 से 12 तक पूछा ही जाता है, 9वीं में तो आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। यहाँ पे नई कविता की विशेषताएं देख सकते हैं। इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, नई कविता की विशेषताएं देखिए दी गई हैं, नई कविता की विशेषताएं, ये दोनों याद कर लेंगे। दोनों विशेषताएं दी गई हैं, 2 अंक की क्वेश्चन रहेगा आपका। नई कविता की विशेषताएं, नई कविता में क्या होता है, मानव जीवन को विशेष महत्व दिया गया है। नई कविता में मनुष्य के जीवन के प्रत्येक क्षण का महत्व दिया गया है ना। ये रहेगा आपका आंसर। कारक किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कारक आपका आ जाता है आगे। यहाँ पे देख सकते हैं कारक किसे कहते हैं, देखिए कारक किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, मैंने आंसर यहाँ पे दे दिया है कारक का। कारक वाक्यांश के शब्द में संबंध स्थापित करने वाले चिन्ह को कारक कहा जाता है। सीधी जितनी परिभाषा है, इसके बाद आपको इसको देख लेना है आगे, है ना। विशेषण, इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, विशेषण किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। यहाँ पे देख सकते हैं विशेषण की परिभाषा दी गई है, विशेषण की पूरी परिभाषा दी गई है, बिल्कुल आंसर के साथ आपको बता रहा हूँ। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, दृष्टिकोण शब्द को परिभाषित कीजिए। दृष्टिकोण क्या कहलाता है, आपके देखने का नजरिया, आप कुछ चीज देख रहे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, आपका दृष्टिकोण कहा जाएगा ना। आपका दृष्टिकोण क्या है, उसे देखने का नजरिया, आपका देखने का नजरिया, उसे ही दृष्टिकोण कहते हैं, है ना। किसी व्यक्ति का कोई चीज देखने का नजरिया ही दृष्टिकोण कहलाता है, ऐसे आप इसे लिख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया बोल के, बस आप इसे फिर से इसके पीछे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। एकांकी की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। एकांकी की विशेषताएं लिखनी है आपको, तो यहाँ पे इसका आंसर आपको जरूर से याद कर लेना। एक अंकी में एक अंक होता है, पहले तो मैं ही बता देता हूँ। एक अंकी, उसका नाम ही है एक अंकी, तो उसमें क्या आपको याद रखना है, एक अंकी में एक अंक होता है ना। ये छोटी होती है कहानी की अपेक्षा, है ना। इस प्रकार से आप इसकी 2 विशेषताएं देकर के इसे कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। आंसर दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम, आंसर दिया गया है। कौन सा क्वेश्चन है, 12वें नंबर का क्वेश्चन है ना आपका, आंसर दिया गया है। देखिए इसे कंप्लीट कर लेना है। नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध और आलोचना, ये रहेंगी आपकी गद्य की विधाएं। ये कुछ विधाएं गद्य की, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध भी अलग से, तो ये रहेंगे आपकी गद्य की विधाएं। 2 बैलों की कथा में बैलों की गहरी दोस्ती समझाइए। तो 2 बैलों की कथा में देखिए आपको ये क्वेश्चन था, अभी मैंने बताया था कैसी दोस्ती थी उन दोनों की। तो हीरा और मोती दोनों बैल थे, इनकी अच्छी गहरी दोस्ती के बारे में आपको लिखना है, कुछ प्रसंग उनके बारे में लिखना है। तो इस प्रकार से एक पूरा आंसर इसका दिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद का हिंदी साहित्य में स्थान लिखिए। प्रेमचंद का हिंदी साहित्य में आपको स्थान लिखना है। तो प्रेमचंद का हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान है, यहाँ पे उन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से
प्रेमचंद को जाना जाता है। देखिए उपन्यास सम्राट उन्हें कहा जाता है। और उनकी 2 रचनाएं भी याद रखेंगे आप, प्रेमचंद की रचनाएं भी याद रखिएगा इनकी, जैसी हो गई एक बड़े घर की बेटी, है ना, और एक हो जाएगी आपकी एक रचना इनकी जैसे गोदान हो गई, गबन हो गई, ये याद रख सकते हैं इनकी 2 रचनाएं। इसके बाद आप देख सकते हैं नीचे आपको दिया गया है राहुल संक्रायतन की 2 रचनाएं लिखते हुए भाषा शैली की विशेषताएं लिखी। तो आप राहुल संक्रायतन की रचनाएं यहाँ पे देख सकते हैं और उनकी भाषा शैली, यदि आपने इनका पाठ पढ़ा है तो भाषा शैली की विशेषताएं आप आसानी से लिख देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कनेला की कथा, सतमी के बच्चे, बौद्ध दर्शन, बुद्धचर्या। तो इस प्रकार से इनकी ये रचनाएं हो जाएंगी राहुल संक्रायतन की। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, इसकी रचना है अथवा वाली की, 12वीं की अथवा की, है ना। तो देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गया 13वीं की, 13वां नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद है आपका मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर लिखिए। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर लिखिए। देखिए आपका जो प्रश्न क्रमांक 13 था, यानी कि 14 था, है ना, 14 मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर, इसका अंतर आपको पूरा यहाँ पे दिया गया है। आपको पूरी अच्छी तरीके से इन्हें याद रख लेने के जैसे दिया गया है कि यानी कि मुहावरा होता क्या, उसके उदाहरण दिए गए हैं। इसके यहाँ पे लोकोक्ति, अंधों में काना राजा, अंजर पंजर ढीला होना, अंधे की लाठी, अंग अंग खेल उठना। और जैसे आप एक भी और भी लिख सकते हैं, जैसे वो हो गया अंगूठा दिखाना, ठेंगा दिखाना, है ना, याद रखेंगे। आगे देख सकते हैं आप यहाँ पे ये आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। छायावाद की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए, है ना। छायावाद की प्रमुख 2 विशेषताएं आपको यहाँ पे लिखनी है। छायावाद की विशेषताएं लिखी। निपात शब्द क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, निपात शब्द पिछली बार आया था शायद, है ना, 11वीं कक्षा में तो आता ही है, साथ ही अब ये 9th में भी यहाँ पे इंपोर्टेंट है। इसे कंप्लीट करेंगे। संधि की परिभाषा लिखिए। मैं आपको बता ही चुका हूँ संधि की परिभाषा। यहाँ पे संधि की परिभाषा, 2 वर्णों के मेल में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं, आप उनके बारे में लिखेंगे। कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, है ना, ये आंसर आपको इसका लिखना है। देखिए आपके जो क्वेश्चन आगे के रह गए हैं उन सभी के आंसर हम अगले वीडियो में देखेंगे। जल्दी ही अगला वीडियो आएगा, सभी के आंसर आपको बताए जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके रह गए हैं तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।